हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। इसके पहले हमने पढ़ा द्वंद्व समास। समास के वीडियोस में बन रहे हैं जो उसमें दूसरे नंबर का समास हम पढ़ रहे हैं बहुब्रीहि समास। ये वाले समास की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे, उदाहरण हैं वो भी पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी देखेंगे हम। एक बात बताना चाहूँगी, समास में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इसमें भी वो वाला एग्जाम्पल इस वाले समास में भी आ रहा है। आपको लगेगा कभी द्विगु समास का उदाहरण भी अव्ययीभाव समास में दिख रहा है, वो फिर किसके अंतर्गत इसको पढ़ा जाएगा। तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आपको यदि कोई शब्द लिखा हुआ आ रहा है और वो शब्द ऐसा है जो 2-3 समास में आ रहा है, तो आपको जो भी समास में आप विग्रह करेंगे उस समास के हिसाब से उसका विग्रह एक्यूरेट होना चाहिए। अगर कोई वर्ड आया है, जैसे निर्धन वर्ड आया है, निर्धन यदि बहुब्रीहि समास के हिसाब से आप बना रहे हैं तो उसका जो विग्रह है बहुब्रीहि के नियम से बनना चाहिए, आप वही बनाइए और फिर बहुब्रीहि लिखिए। अगर अव्ययीभाव समास से बना रहे हैं आप, तो अव्ययीभाव समास के हिसाब से जो उसका विग्रह होना चाहिए वो विग्रह लिखिए, फिर अव्ययीभाव समास लिखिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप विग्रह तो कर रहे हैं बहुब्रीहि के नियम के हिसाब से और लिख रहे हैं अव्ययीभाव समास। ये वाली में गलती हो जाएगी। लेकिन यदि आप ऐसा पर्टिकुलर नहीं पूछा गया कि इसी समास को बनाइए, तो फिर आप कोई भी समास बनाए, बस सही विग्रह होना चाहिए और उस हिसाब से सही समास लिखने पर कोई गलत नहीं होगा, वो सही माना जाएगा। तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी उदाहरण है, ऐसे कैसे वो हो। तो वो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ जिस टाइप की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि संस्कृत में कईयों काव्य साहित्य लिखे गए हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उस हिसाब से उसको कैटेगराइज करके समास में इन्वॉल्व कर लिया है। तो उसमें परेशान नहीं होना आपको। बहुब्रीहि समास क्या है देखते हैं। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समासा अनेकम अन्य अर्थे पदार्थे। इसमें ये बोला है प्रायेण मतलब कि प्रायः अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ मतलब कि अन्य किसी वस्तु की प्रधानता बताने वाले समास को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। इस समास में प्रायः अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अभी समास का ही दूसरा ही प्रकार है। जैसे हमने द्वंद्व समास पढ़ा था तो उसमें हमने क्या बोला था, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की ही अपने आप में समानता रहती है, कोई प्रधान और कोई अप्रधान नहीं होता है। पर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी समास के पद हैं वो सभी मिलके किसी अन्य पद की विशेषता या अन्य पद के बारे में बता रहे हैं। वो जो दोनों अक्षर लिखे हैं या दो से, इस वाले बहुब्रीहि समास में भी 2 से अधिक पद हो सकते हैं, तो वो जितने भी पद लिखे हैं वो सारे पद जो लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, किसी अन्य चीज़ की विशेषता बताए। इसलिए बहुब्रीहि समास में ज़्यादातर विशेषण मिलते हैं। विशेषण मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, तो वहाँ पर विशेषण का यूज़ किया जाता है। तो बहुब्रीहि समास में विशेषण, क्योंकि विशेषण ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी अन्य की विशेषता बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब सामासिक पद में किसी शब्द मिलकर तो किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। समास का विग्रह करते समय इस समास में ये विशेषता है कि जब हम समास का विग्रह करेंगे तो यत के रूप चलते हैं इसमें, ठीक है। यत के रूप पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के तीनों हैं। मैं लास्ट की वीडियो में आप लोगों को वीडियो के लास्ट में आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप लोग लिख लेना अपने पास। तीनों रूप हैं, तीनों रूप के हिसाब से उदाहरण में यदि स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो स्त्रीलिंग के रूप चलेंगे, नपुंसकलिंग की बात हो रही है तो नपुंसकलिंग, और पुल्लिंग की बात हो रही है तो पुल्लिंग के रूप चलेंगे। ज़्यादातर जो उदाहरण है बहुब्रीहि समास के वो यस्य एन यस्मै, जिसको, जिसका और जिसके। यस्य किस कौन सी विभक्ति हुई, षष्ठी विभक्ति, एन हुई पंचमी विभक्ति और ये हुई सप्तमी विभक्ति। इसके प्रयोगों का प्रयोग किया जाता है। इस समास में 2 या 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो ये एक उदाहरण के लिए लिखा है कि यस्य एन यस्मै का रूप भी हो सकता है। इसके अलावा भी रूप आते हैं, ऐसा कोई नहीं है। विभक्तियों के हिसाब से मैंने उदाहरण बनाए हैं, आपको ईजी होगा लर्न करने में, लेकिन आपको ये इसको लर्न कर लेना है विभक्ति को और समझ के पढ़ना है। समास को मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, विभक्तियाँ याद करके ही हम समास को अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके प्रकार कितने हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। 2 प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है, जब समास के दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती है। इसका मतलब ये है कि जो जितने भी शब्द लिखे हुए हैं समास से संबंधित, उसमें सभी में एक ही प्रकार की विभक्ति हो। एक ही प्रकार की विभक्ति मतलब कि प्रथम विभक्ति नहीं, अगर द्वितीय विभक्ति का ही, द्वितीय विभक्ति पहले शब्द की है, द्वितीय ही विभक्ति तीसरे शब्द की, द्वितीय विभक्ति चौथे शब्द की है, तो वहाँ पर समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पहला जो शब्द लिखा है वो द्वितीय में लिखा है, तीसरा जो शब्द लिखा है वो चतुर्थी में लिखा है, फिर षष्ठी में लिखा है, तो वहाँ समानाधिकरण नहीं होगा। जितने भी शब्द लिखे गए हैं उन सबकी सिमिलर विभक्ति होनी चाहिए। अगर द्वितीय में है तो सब द्वितीय में ही होने चाहिए, तृतीया में है तो सब तृतीया में ही होने चाहिए, चतुर्थी में है तो सब चतुर्थी में होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें समानाधिकरण का रूल लग जाता है। समास समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। विग्रह करते समय यत की विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब इसमें जो मैंने उदाहरण बनाए हैं उनको आप देखते हैं।
विभक्तियों के हिसाब से ही बना ली। जैसे पहला उदाहरण मैंने द्वितीय विभक्ति का बनाया, यत की द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर जहाँ पर ये विभक्तियाँ लिखी हैं रोमन में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये लिखी है यत की, ना कि किसी और संज्ञा या सर्वनाम। यत क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो क्या है? प्राप्त उदकः लिखा हुआ है समस्त पद। इसका जब हमने विग्रह किया तो क्या बनाएंगे? प्राप्तम उदकम यम सह। जहाँ पर जल, उदक मतलब क्या होता है? जल की प्राप्ति हो वो जगह, तो वो क्या है? ग्राम। ग्राम मतलब गांव, गांव में जल मिलता है। तो प्राप्तम उदकम यम सह। सह क्यों आ गया यहाँ पर? क्योंकि ये ग्राम के लिए बताया जा रहा है। यम क्यों आ गया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है विग्रह में। विग्रह सेम वैसे ही है बहुब्रीहि समास का, जैसे हम कारक के चिन्ह पहचान के कारक को आइडेंटिफाई करना सीखना होता है। अभी मैंने उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया नहीं, लेकिन आपने अभी तक अगर समझा हो कहीं से भी उसको, तो कारक के हिसाब से ही चलते हैं। आगे के इसके बाद कारक का ही वीडियोज़ बनेंगे तो उसमें आपको हम अच्छे से समझाएंगे। अभी जितना समझने का उतना समझ लीजिएगा। प्राप्तम यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति है, उदकम यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति, यम यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति है, और सह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, ऊड़ा रथा एन सह। ऊड़ाम रथा येन सा वृषभा। तत्व चित्त की भी ऐसी बनेगी, दत्तम चित्तम येन सह, लब्धम वित्तम एन सह। ये एन का जो प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपको उदाहरण में अच्छा ये भी नहीं लिखना बहुब्रीहि समास में अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं, ये ठीक बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें तृतीय पद को एग्जाम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तृतीय पद लिखें। आप बस इसका वो लिख दीजिएगा, सब विग्रह करके बता दीजिएगा बस। अगर आपको आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब जितेंद्रिय का क्या बनेगा? जितानी इंद्रियाणी एन सा। तो ये भी तृतीय विभक्ति का बनेगा। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे अगर आपको बहुत अच्छे से कारक नहीं आते और विभक्तियाँ नहीं आती हैं, ये आपको माना। क्योंकि अब देखिए जितेंद्रिय है, अब इतना आप या तो बिल्कुल अलर्ट होकर इस चीज़ को करें। जितेंद्रिय में जितानी इंद्राणी क्यों आया? क्योंकि इंद्रियाँ 5 होती हैं, 5 इंद्रियाँ होती हैं तो बहुवचन हो गया, तो इंद्रियाणी आ गया, इंद्रियाणी आएंगे तो जितानी भी आ गया। ठीक है, और ये तृतीय विभक्ति आएगी एन यहाँ पर, और फिर सह आएगा। मैं कितनी भी समझाऊँ आप लोगों के लिए या कोई भी व्यक्ति समझाए, जब तक बेस क्लियर नहीं होगा बहुत मुश्किल होता है। आपको वचन, आपको लिंग और आपको विभक्ति, इतना आपको आना ही चाहिए, तभी जाके हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर रटेंगे ही। तो यहाँ पर ये देखिए तुरंत बहुवचन हो गया, जितानी इंद्रियाणी एन सह, जबकि ये तृतीय विभक्ति लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से तृतीय विभक्ति का उदाहरण है। अब है हमारा आगे फोर्थ विभक्ति का क्या है उदाहरण? उपरतः पशु यशमयी सा। उपहत पशु, उपहत पशु किसे बोलते हैं? शिव को बोलते हैं। जो जितने भी पशु त्यागे हुए हैं, इनको कोई पसंद नहीं करता, वो शिव जी के शरणागत होते हैं। तो उपहत पशु शिव, चौथी विभक्ति। अब इसमें चौथी विभक्ति कहाँ लिखी? उपरता, ये तो एक ही प्रथमा विभक्ति है, पशु भी प्रथमा विभक्ति, तो यशमयी में जो चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है वो यहाँ पर बताई गई है। फिर पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या है? पंचमी विभक्ति कब लगती है? जिससे कोई चीज़ दूर चली जाती है ना। तो निर्गतम धनम यस्मात् सह, यस्मात् जो है वो पंचमी विभक्ति, यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति, यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति। नास्ति परः क्रूरः यस्मात् सह निर्धना, और ये वाले जो हैं अक्रूरा, उद्धृत, इसमें क्या बताया जा रहा है? निकलने वाले। जैसे निर्गतम धनम, निर्गतम एक वचन, धनम एक वचन, यस्मात् पंचमी विभक्ति सह। ये जो सह जो पीछे का शब्द आ रहा है ना, सह 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 सह, ये किसको बता रहा है? ये किसी पुल्लिंग को बता रहा है। मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, कोई स्त्री के बारे में नहीं, कोई व्यक्ति, इसलिए यहाँ पे सह जोड़ता है। अब जैसे ये देखिए उद्धृत ओदना, उद्धृतम ओदनम यस्याह सा, ये किसी स्त्रीलिंग की बात हो रही है। तो कितनी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ रही है हमको। एक तो जो पीछे सह जोड़ा जा रहा है वो वहाँ पे सह आएगा पुल्लिंग का, यस्सा आएगा स्त्रीलिंग का, पहली चीज़। फिर यत के रूप में कौन सी विभक्ति आएगी वो डिसाइड करेगी उस समस्त पद के उदाहरण के हिसाब से कि वहाँ पर क्या विभक्ति आएगी। जब हम उसका निर्धन जैसे हम बोलेंगे तो जिसका धन चला गया, सेपरेशन आ गया ना, तो पंचमी विभक्ति लगेगी यत की। फिर धनम, निर्गतम धनम, और यहाँ पर अक्रूरा है, आ जहाँ पर भी होता है वहाँ पर निगेटिव अर्थ के लिए क्या बनाते हैं? नास्ति परः क्रूरः यस्मात् सः। उद्धृतम ओदनम यस्याह सा, उद्धृत ओदनम। नेक्स्ट है लंबौ कर्णौ यस्य सह, ये षष्ठी विभक्ति का है। अब यहाँ पे क्या होता है? जिसका, जिसके लंबे कान, जिसकी छिन्ना नासिका, इसकी नाक अलग, छिन्न नासिका, तो ये इसके उदाहरण। अब लंब कर्ण में आप गणेश जी लिख सकते छिन्न नासिका में।
शूर्पणखा से, लेकिन हमें नहीं लिखो ये सब चीज़ें, आप बस उसका संधि समास विग्रह प्रॉपर तरीके से करो। अब यहाँ पे देखिए लंबकर्ण, लंबकर्ण एक ही वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कान दो होते हैं, ये ध्यान रखने हैं। तो लंबौ कर्णौ यशसा हो गया, यहाँ पे तुरंत द्विवचन के रूप आ गए दोनों। कर्ण द्विवचन आए तो उसके साथ का जो विशेषण है लंबा, वो भी द्विवचन में आएगा, ये ट्रांसलेशन के नियम है। तो लंबौ कर्णौ यशसा, ये षष्ठी विभक्ति लग रही है। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके कि और इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे कि जल्दी से जल्दी आप समझ सकें, क्योंकि मैं जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसमें यदि आपको विभक्तियाँ वगैरह सब अच्छे से याद है और आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है वचन को लेके और जेंडर को लेके, तो बहुत कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। लेकिन यदि आपको वो लर्न नहीं है तो आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को, ये ज़रूर सोचने वाली बात है, आपको खुद सोचना चाहिए इस चीज़ को कि अगर हम कोई भी उदाहरण बनाने से पहले ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये कान की बात हो रही है तो कान तो दो, जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ है दो होती ही हैं। जब अगर कहीं अलग से एक लिखा है फिर भी हमें पता है कि कान दो ही होते हैं, नाक लिखा है, नासिका लिखा है, नासिका एक ही होती है, वो दो होती ही नहीं है, तो यहाँ पर एक वचन का ही आएगा। लेकिन कान तो यूनिवर्सली पता है सबको कि दो होते हैं, तो द्विवचन का रूप आ गया। फिर है वीर पुरुष, वीर पुरुषा क्या है लिखा है, वीरा पुरुषा यस्मिन सा, जहाँ के लोग वीर होते हैं ऐसा गांव, तो वीरा पुरुषा यस्मिन सा, तो ये में सप्तमी विभक्ति लग गई आपकी। ठीक है, अधिकरण की बात आ गई ना, जहाँ के लोग, जहाँ पर बहादुर पुरुष भी रहते हैं, तो वीरा पुरुषा यस्सा। तो अब यहाँ पे भी देखिए वीरा पुरुषाः बहुवचन आ गया कि नहीं आ गया, यस्मिन सा। अब ये वाली विभक्ति सप्तमी विभक्ति, इसमें क्या है, दशानन, नीलकंठ, पीताम्बर, लंबोदर, यशोधरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण, मैंने जितने भी उसमें उदाहरण लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि अगर ये आप अच्छे से इन उदाहरण को भी लर्न कर लो तो आपको अच्छे से बन जाए। दसानी, आननानी, यस्सा, ये सब बहुवचन का, 10 तो बहुवचन में ही आएगा, तो दसानी। आननानी मतलब चेहरा होता है, जैसे चेहरे हैं जिसके, यस्सा रावण। नीला कंठ, नीला कंठम, कंठा यस्सा, एक ही होता है कंठ, यस्सा जिसका संबंध बता रहे हैं इसलिए षष्ठी विभक्ति आई है यहाँ पर। अधिकरण बता रहे हैं तो यस्मिन आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी विशेषता बताए थे तो षष्ठी विभक्ति आई थी। फिर पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्सा, यहाँ पे भी कपड़े की विशेषता बताई गई है कि कपड़ा पीला है। ये तब की बात है जब पीला कपड़ा सिर्फ विशेषण की बता रहे हैं, तो ये कर्मधारय में आता है, जब आगे पढ़ेंगे बताएंगे। लेकिन जैसे हमने कहा कि पीला अम्बर यस्सा विष्णु भगवान, लंबम उदरम यस्सा यशः एवं धनम यस्सा, तो बस इसमें जो दसाना नहीं है वो बहुवचन का बना, बाकी सब एक वचन में बने हुए। अब हम पढ़ते हैं व्यधिकरण। व्यधिकरण समास किसे बोलते हैं, जिस बहुब्रीहि समास में दोनों पद अलग अलग विभक्ति में हो उसे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें क्या है, अलग अलग का मतलब क्या हुआ, अलग अलग विभक्ति का मतलब क्या हुआ, एक पद एक विभक्ति का, दूसरा पद दूसरे। अभी तक हमने देखे जिस उदाहरण में क्या देखे, अगर एक बहुवचन का आया तो दूसरा भी बहुवचन का आया, एक एक वचन का आया तो दूसरा भी एक वचन का आया, एक द्विवचन का आया तो दूसरा भी द्विवचन का आया। ठीक है, इसी तरीके चल रहे थे हमारा। अब लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये अलग अलग है। चक्रपाणी, चक्रपाणी में क्या है, चक्रम एक वचन लिखा हुआ है लेकिन पाणु दो लिखे हुए हैं, द्विवचन लिखा हुआ है, तो चक्रम पाणु यस्सा। ठीक है, चंद्रशेखर में क्या है, चंद्रा एक वचन लिखा है पर शेखरे, शेखरे कौन सा, सप्तमी विभक्ति आ गई क्योंकि अधिकरण की बात हो रही, सिर जहाँ पर चंद्रमा है तो चंद्रा शेखरे यस्सा में तो चंद्रशेखर। फिर वीणा पाणी, हाथों में वीणा है जिसके, तो वीणा पाणौ यस्सा। पीयूष पाणी, पीयूष पाणौ यस्सा, पाणी मतलब हाथ होते हैं, तो दो हाथ हैं, तो दो हाथों को लिए लिखा है। जबकि हमने यहाँ बनाए थे तो एक ही उसमें पढ़ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे लंबो आ गया था। ठीक है, अब मृग नयनी में तो क्या है, मृगस्य नयने इव नयनौ यस्या सा। अब यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग आ गया, तो इसका रूप भी स्त्रीलिंग के हिसाब से ही बनेगा, यत का। ठीक है, तो यहाँ पे यस्य आ गया, यस्य नहीं आया ना, देखिए यहाँ पे यस्य लिखा है पुल्लिंग के लिए और सह लिखा है, पर यहाँ पे सा लिखा है तो यहाँ पे यस्या हो गया। ठीक है, तो मृग के समान नयन वाली। अब कुछ विशेष नियमों के तहत कुछ विशेष उदाहरण हैं, जैसे कि उपसर्ग या नए में यदि बहुब्रीहि समास के उदाहरण आते हैं तो कैसे बनेंगे, उपसर्ग में प्र उपसर्ग लिख दिया, प्रतिपर्णः या प्रपर्णः, विगत जीवना या विजीवना, तो कैसे बनेगा, प्रपतितम पर्णम यस्मात् सः, विगतम जीवनम यस्मात् सः। ठीक है, इस तरीके से इसमें इनके रूप बनेंगे। जिसका जीवन चला गया, जहाँ से पत्ता गिर गया, तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये प्रतिपर्णा और प्रपर्णा, ये एक ही है। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते, दोनों सही है। विगत जीवनः और विजीवना दोनों सही। अब विगत जीवना लिख के आया तो विगतम जीवनम यस्मा, जिसका जीवन चला गया है तो विगतम जीवनम यस्सा।
कुछ विशेष नियमों और शब्दों के साथ में बहुब्रीहि समास किस तरीके से बनता है वो हमें देखना है। जब समास में सह का योग होता है तो तुल्य बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये एक प्रकार नहीं है, लेकिन नियम के हिसाब से इसको मान सकते हैं कि एक सब टाइप का है कि जहाँ पर सह का यूज़ हो जाए, सह मतलब सा उपसर्ग आ जाएगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे सा कर्मका, सा लोमका, सा शिष्या, सा वत्सा, सा लक्ष्मणा, सा सीता, सा भार्या, ये सभी सा उपसर्ग जुड़े हुए हैं। अब जब आप इनका बहुब्रीहि समास के हिसाब से विग्रह करोगे तो क्या बनेगा? सा पुत्रा, सा अनुजा, सा सकलम, सा सीता, सा राधिका, सा भार्या में देखिए किस तरह पुत्रेण सहिता। सा पुत्रा का मतलब क्या हुआ? जिसके साथ पुत्र है, तो पुत्रेण सहिता। सा अनुजा, अनुजेन सहिता। यहाँ पर यस सा का प्रयोग इसमें नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि ये वाला जो उपसर्ग है इसके साथ में जब नियम आते हैं तो सिंपल सहिता, सहिता, समम, सह, सह, सह जुड़ जाता है, बस पुत्रेण। ठीक है, तो ये उदाहरण का एक ऐसा रूप है जहाँ पर आपको यत के रूप का यूज़ नहीं हो रहा है, सिंपली सिर्फ सा का सहिता में चेंज हो रहा है। तो सा पुत्रा, पुत्रेण सहिता, सा अनुजा, इस टाइप के उदाहरण आपको अव्ययीभाव समास में भी मिलेंगे देखने के लिए, तो आप उसके हिसाब से भी इसका बना सकते हो। और बहुब्रीहि के हिसाब से बनाओगे तो इस तरीके का बनाओगे, पुत्रेण सहिता, पुत्रों के साथ, अनुजेन सहिता, भाई के साथ, कला भी समम, कला के समान, सीता या स, राधिका या स, या ये जो आप देख रहे हैं ना, इनको जरूर याद कर लेंगे, ये सप्तमी विभक्ति के साथ चल रहे हैं। सा भार्या, भार्या ऐसा इति सा भार्या। अब रूपवत भार्या, तो रूपवती भार्या, यस सा, चित्रगा, चित्रागाव, यस सा, इसके रूप जैसे इसके पहले बन रहे थे वैसे ही बने हुए। अब कुछ शब्द ऐसे हैं, कैसे हैं? अगर स्त्रीलिंग हो, शरीर के किसी भाग के बारे में बताया जा रहा हो, किसी जाति के बारे में बताया जा रहा हो, या संख्या हो अगर होती है तो पहला शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। ये समस्त पद बनाने के नियम में आता है, लेकिन आपको यदि नहीं याद होता है ये नियम तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके के उदाहरण से भी लर्न कर सकते हैं। देखिए क्या बताया, जानकी जानी, तो जानकी जाया यस सा, यहाँ पर फिर यत का प्रयोग होगा। पंचमी भार्या, तो पंचमी भार्या यस सा। सुकेशी भार्या, सुकेशी जिसकी पत्नी है तो सुकेशी भार्या यस सा। कल्याणी प्रिया, कल्याणी प्रिया यस सा। शूद्रा भार्या, शूद्रा भार्या यस सा। क्या बता रहे हैं इसमें ये बता रहे हैं कि पूर्व पद होने स्त्रीलिंग रहता है। यदि ये सब शब्द आ रहे हैं, कौन सा सब प्रथम पद स्त्रीलिंग हो, स्त्रीलिंग है ये सब, जानकी, पंचमी, सुकेशी, कल्याणी, शूद्रा, ये स्त्रीलिंग हो गए। शरीर का अव्यय की बात हो रही हो, कोई शरीर का अव्यय सुकेशी के शरीर का अव्यय बता रहे हैं, जाति नाम शूद्रा बता रहे हैं, संख्या होने पर पंचमी संख्या बता रहे हैं, तो क्या होते हैं, पूर्व पद पर स्त्रीलिंग रहता है, पहले पद पर स्त्रीलिंग ही रहेगा। मतलब अगर आपका पहला पद स्त्रीलिंग है तो आपको जब आप समस्त विग्रह बनाएंगे तब भी पहला पद स्त्रीलिंग ही रखना है, और जब समस्त पद बनाएंगे तब भी पहला पद स्त्रीलिंग ही रखना है। इसके लिए ये 5-6 नियम लिखे हुए हैं, सेम बनना वैसे ही है। अब ऋकारांत वाले जिसमें कि कृत वाले, भात्र वाले, मात्र वाले जो रूप हैं उसमें कैसे होता है, बहु कर्तका, बहवः कर्तारः यस्य सः, बहुत सारे कार्य करने वाले तो कर्ताराः, बहुवचन आगे कर्तारः, यस्य सः। मूर्ख भ्रातकम, मूर्खा भ्राता यस्य सः। नदी मात्रकम, नदी माता यस्य सः। अब मात्र का माता बन गया यहाँ पे, भात्रक का भ्राता बन गया यहाँ पे। सुंदर बधू का, सुंदरी बधू यस्य सः। रूपवत स्त्री का, रूपवती स्त्री का, रूपवती स्त्री वाला पुरुष। तो ये इस तरीके इसके कुछ ये विशेष उदाहरण हैं जो नियम के हिसाब से भी चल रहे हैं, कुछ एक स्पेशल विशेषता लेते हुए। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि इनको हमको अच्छे से लर्न करके रखना है। यहाँ पर पहला वचन आया हुआ है, यहाँ पर भी पहला वचन आ गया है इसका। अब देखिए 2 शब्द होते हैं जब उर और सर्पी के साथ उदाहरण होते हैं तो का जुड़ जाता है, जैसे प्रिय सर्पिका, ये देखिए का जुड़ गया पीछे यहाँ पर समस्त पद में, जबकि यहाँ नहीं है। तो ये इन दोनों के साथ उदाहरण में लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पर। प्रियम सर्पी यशसा, प्रिय सर्पिकस का। व्यूढ़ मुरा यशसा, व्यूढ़ोस्का, ये बहुत व्यूढ़ोस्करा पूछा जाता है, सर्पिकश भी पूछा जाता है क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, बहुदंडिका और बहुदंडिका। बहवा दंडिना यश्याम सह और बहवा दंडिनाम यस्मिन सह। ये देखिए, ये तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद देखिए आप। ठीक है, बहवा दंडिवय यस्याह और यस्मिन, इन दोनों का भेद देखिए क्यों हुए ऐसे। ये यश्याम षष्ठी विभक्ति है, स्त्रीलिंग के साथ में है, ठीक है। ये यस्मिन सप्तमी विभक्ति है और पुल्लिंग के साथ में है, बहुदंडिका बहुदंडिका। मतलब क्या हुआ इसका, बहुत दंडे हैं जिसके, बहवा दंडना यस्मिन सा, बहुत दंडे रहते हैं जहाँ, बहवा दंड में यस सा। दोनों का मीनिंग एक ही तरीके का है, लेकिन जब संधि विच्छेद करें तो आपको अलग अलग आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर का है बड़ा और यहाँ पर कहा है विसर्ग। जब विसर्ग है पीछे तो ये पुल्लिंग है, जब बड़ा आ लगा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग होता है। आकारांत ज़्यादातर स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, तो यहाँ पर इसलिए विग्रह करते समय ये वाला परिवर्तन ध्यान रखना है।
हृदय के साथ में जब उदाहरण आते हैं तो हृत हो जाता है, हृदय का हृत हो जाता है। कैसे? शोभनम हृदयम यस्य सा सुहृदय, दुष्टम हृदयम यस्य सा दुर्हृदय। ये दो ही हृदय के उदाहरण हैं, इनको आप याद कर लेना। हृदय का हृत हो जाता है, जब विग्रह करेंगे तो शोभनम हृदयम, सु का शोभनम हो जाएगा और दु का दुष्टम हो जाएगा। युद्ध के लिए आए शब्दों के लिए कैसे बनाते हैं? तो दंडा दंडी के दंड के साथ दंड को पकड़कर युद्ध हुआ, तो कैसे? दंडई च प्रहत्यम इदम युद्धम प्रवत्तम। ये पूरा आएगा, ये 4-5 उदाहरण इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। छत्रा छत्री छत्रेषु छत्रेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवत्तम। छत्र मतलब जो छत्र होता है ना, उसको पकड़कर, गृहीत्वा मतलब पकड़कर, इदम युद्धम प्रवत्ते, इस तरह युद्ध में प्रवृत्त हुए। इदम युद्धम प्रवर्तते, इदम युद्धम प्रवर्तते, इदम युद्धम प्रवर्तते, ये कॉमन वर्ड है। इदम युद्धम प्रवृत्ति, इदम युद्धम प्रवृत्ति, ठीक है। गृहीत्वा ग्रहण करने के लिए, तो गृहीत्वा किया है। दोनों बार केशेषु दोनों लोग आपस में अपने जैसे किसी बालों को पकड़ के, तो एक के बाल और दोनों के बाल पकड़े जाएंगे तभी युद्ध हो सकता है। तो केशेषु दंडई छत्रेषु, ठीक है। अब गृहीत्व आएगा कि प्रहत्व आएगा? जैसे दंडे से क्या किया? प्रहार किया, तो प्रहत्व आ गया। छत्रेषु ग्रहण, हाथ में लिए हैं वो ग्रहण किया, बालों को हाथ में पकड़े तो ये किया। तो इस तरीके से दंडे को तो सिर्फ पकड़ के अगर करेंगे तो काम नहीं चलेगा, उसको प्रहार करना पड़ेगा। तो प्रहत्य इदम युद्धम प्रवत्तम, इदम युद्धम प्रवत्ते। तो एक कुछ स्पेशल उदाहरण हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बताए हुए हैं। ये यत के रूप लिखे हुए हैं मैंने, आप लोग देख के लिख सकते हैं। ये पुल्लिंग के लिखे हुए हैं पूरे। नपुंसकलिंग में यत यानी ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बस चेंज होते हैं, बाकी सभी सेम पुल्लिंग के आते हैं। तो सेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सेम पुल्लिंग के रूप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये है स्त्रीलिंग के रूप, ये सभी स्त्रीलिंग के रूप हैं, ठीक है। तो आप लोग स्त्रीलिंग के लिखिए आराम से, पुल्लिंग के लिखिए और नपुंसकलिंग के लिखिए, और इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। बहुब्रीहि समास बनाते समय इनकी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं ये, और इनके साथ में आपको विग्रह करना आसान हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुब्रीहि समास में मैंने आपको बताया सब कुछ, थोड़ा सा लास्ट में ब्रीफ करती हूँ इसको। इसकी परिभाषा, इसके प्रकार 2 मेन हैं जिसके उदाहरण मैंने बताए हैं। समान विभक्ति का मतलब होता है कि जब आप समास विग्रह कर रहे हैं तो जितने भी पद लिखे हैं आपको एक ही विभक्ति में लिखने हैं, पर यत के लिए वो नियम नहीं। यत का जो अर्थ के हिसाब से रूप बैठेगा आपको यत का वही रूप लिखना है। अगर यत द्वितीय विभक्ति में बैठ रही है तो ठीक है, द्वितीय विभक्ति में आप उसका रूप लिखेंगे, भले समस्त विग्रह के और अन्य पद षष्ठी विभक्ति में आ रहे हों, बहुवचन में आ रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट आप लोग को दिमाग में क्लियर करके रखो। दूसरा, अंत में सह जो आता है वर्ण, यस सह, ये वाला जो ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसका ध्यान रखना है आपको। उसी के हिसाब से यत के रूप चेंज हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है कि जो समस्त पद है वो बहुवचन का है, एक वचन का है या द्विवचन का है, उसके हिसाब से ही आपको समास विग्रह करते समय द्विवचन का प्रयोग करना है। अगर द्विवचन का समस्त पद है, बहुवचन का है तो बहुवचन का प्रयोग करना है, और एक वचन का है तो एक वचन का प्रयोग करना है। इसके अलावा जो मैंने अलग से जो नियमों के अकॉर्डिंग उदाहरण बताएं, आप उनको, अगर वो उदाहरण आपको समझने में कठिनाई हो रही है समझाने के बाद भी, तो आप उन उदाहरण को अच्छे से लर्न कर लीजिए, जिससे कि अगर उनसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकें। आपको ये नहीं रहे कि हमने पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में हमें बताया ही नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ जो नियम हैं, उन नियमों में कुछ जो उदाहरण हैं उसको यदि आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पर कहीं पर यत का प्रयोग हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, और कहीं पर एसी की जैसे सेम उदाहरण आपको अन्य समास में भी मिलेंगे, तत्पुरुष में भी मिलेंगे, अव्यय भाव में भी मिलेंगे। तो आप किसी भी समास के हिसाब से उसका विग्रह कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर, या तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उस समास, उस शब्द को लिखिए, अगर बहुब्रीहि में भी है तो बहुब्रीहि का भी लिखिए, अव्यय भाव का भी है तो अव्यय भाव का भी लिखिए, कर्मधारय का भी तो कर्मधारय, दोनों के लिखिए, तीनों के लिखिए, जितने भी समास में वो उदाहरण फिट बैठता है वो सबको लिखिए, सबसे बेस्ट होता है वो। नहीं तो जिसका याद है उसका लिखिए और उसी का नाम लिखिए, ठीक है। इस तरीके से समास को किया जाता है। इसके क्वेश्चन में बहुब्रीहि समास सिंगल 5 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे उदाहरण देके विग्रह पूछ सकते हैं, या फिर 10 नंबर में अगर पूछेंगे तो फिर बहुब्रीहि के साथ में कोई एक ना एक समास एसोसिएट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको पढ़ना है। विभक्तियों के हिसाब से मैंने बनाया था इसको उदाहरण में, क्योंकि समानाधिकरण था उदाहरण, तो विभक्तियाँ जो लिखी हुई हैं, ये विभक्तियाँ लिखी हुई हैं, किसकी समझनी है, कैसे समझनी है, वो मैंने अच्छे से पूरे वीडियो में समझा दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए। ये जो विभक्ति का नाम लिखा है यहाँ पर, वो आपका इसके लिए लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ, यत के लिए लिखा हुआ है। जैसे ये द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति लिखी हुई है ना, और यहाँ पर कि जो उदाहरण के हिसाब से बहुवचन बन रहा है, एक वचन बन रहा है, वो लिखे हुए हैं,
तो इस वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, इसके नोट्स बनाइए, यद के रूप लिखिए, जो स्पेशल उदाहरण उसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से अच्छा आप लोग लर्न कर पाएंगे। आपने मुझे मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग उसको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।